मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है योगिता भयाना। योगिता, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। सबसे पहले मैंने देखा है कि आपने किस तरीके से कोविड का जब सेकेंड वेव आया था लोगों की बेहद मदद करी। अब दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में भी केसेस की कमी हो गई है, पर एक नया फंगस उभर के आ रहा है। पहले ब्लैक फंगस आया, अब व्हाइट फंगस आया। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि येलो फंगस भी आ रहा है, जो इन दोनों को मिलाकर ज्यादा खतरनाक है। इसके मद्देनजर रखते हुए अभी के चैलेंजेस में आप क्या फर्क देख रही हैं एज कंपेयर टू वो चैलेंजेस जब ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर नहीं थी, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे और टेस्टिंग नहीं हो रही थी। अभी सिचुएशन क्या है और ये नई चुनौती क्या है? देखिए विनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपने इसको चूज किया और इस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि हम ये चैलेंजेस क्या है, तभी तो उनको एड्रेस कर पाएंगे। जो पिछले महीने और पिछले से पिछले महीने, आई वुड से कि अप्रैल जो फर्स्ट वीक से ये चैलेंज शुरू हुआ था, जब जब तब से मतलब आई स्टार्टेड फॉर अ फ्रेंड, मतलब एक दोस्त के लिए बेड ढूंढते हुए मुझे समझ में आया कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। ये अप्रैल फर्स्ट वीक की बात है, तो मुझे तभी से ट्रेंड समझ में आ गया था। और वो जो चैलेंजेस थे वो अपने अलग तरह के चैलेंज थे, और जो अभी है मैं ये बोलूंगी कि चीजें बेहतर हुई हैं, क्योंकि बेड्स अवेलेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि केसेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन बेड्स, जहां हमें सड़कों पर हमने देखा लोगों को ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल करवाई, हमने गाड़ियों में बैठा के इस्तेमाल करवाई वहां से, और ये जो स्थिति है आज बेड्स अवेलेबल हैं। अभी भी कोई भी पेशेंट कॉल करता है तो हम इमीडिएटली ऑक्सीजन बेड्स हम क्या मतलब अवेलेबल ही है, हमें उसके लिए मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और काफी उसके बाद सेटअप्स भी आ गए। राधा स्वामी सत्संग उन्होंने सेटअप किया था, बुराड़ी में निरंकारी मिशन ने सेटअप कर दिया, रकाबगंज गुरुद्वारे ने सेटअप कर दिया, और काफी सारी संस्थाओं ने। मैंने खुद एक 40 बेड का एक सेटअप किया है दुकलकाबाद में। मेरे पास सिर्फ अभी एक पेशेंट है। आप खुद देखिए, इसमें कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमने सेटअप किया और एक ही पेशेंट है, ये सच अ बिग रिलीफ इट इज। नॉट दैट वी वर होपिंग कि हमें चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि वी वांट देम टू कम, बट इट इज अ गुड साइन कि वहां सिर्फ एक ही पेशेंट आए। और हम थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं, इसीलिए हम वो कंटिन्यू करेंगे। और ये सारे सेटअप्स मुझे लगता है रहने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, हमने जो देख लिया है, हमें ये ज्ञान हो गया है। और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ विनीत, तो हमें सबसे पहला ये टिप दिया जाता है कि अगर आप 1 रुपया या 1 रुपी या 1% ऑफ द एफर्ट अगर आप प्रिपरेशन में लगाते हैं, प्रिपेयर्डनेस में लगाते हैं, तो आप 99% ऑफ द एफर्ट और मनी यू विल सेव ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो वो वाला अभी भी मुझ में याद है, जब हमारे प्रोफेसर ने पहले दिन हमें ये टिप दिया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर अस। हमने ह्यूमन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में हमने और आपने ये सब समय नहीं देखा होगा। पिछले साल का चैलेंज सिर्फ हंगर से रिलेटेड था, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। इस साल के चैलेंजेस में मतलब ऐसी सिचुएशन पिछले महीने थी कि जब हमें चूज करना है कि आपके पास एक ही सिलेंडर है और आपके पास एक 40-year-old का कॉल आया क्रिटिकल है, और एक 80 year अलोन है, घर पे कोई नहीं है, तो आपको चूज करना है कि आपको किसको देना है। ऐसी सिचुएशन जो हम जैसे लोगों को डिसाइड करना पड़े कि किसको मदद करनी है, आप बताइए उससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि किसकी जान बचानी है। ये हमारे हाथों में, मतलब ये गलत है ऐसा कहना कि हमने किसी की जान बचाई, बट एट द सेम टाइम आपका एक डिसीजन आपको सही या गलत उस पर ले जा सकता, किसी की जिंदगी के साथ खेल सकता था। तो और काफी ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जो आज भी मुझे गिल्ट हो गया उस चीज का। थोड़ा मेंटल हेल्थ पे भी मुझे कहा कि नहीं, इस समय ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए। तो वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रही बात अभी जो चैलेंज है ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि एज आई सेड कि बेड्स में अवेलेबिलिटी है, आईसीयू लेवल तक थोड़ा सा चैलेंज है, वो भी मिल जाता है। अब रही बात, जो पिछले आईसीयू के पेशेंट थे अब वो वेंटिलेटर्स पर हैं, और वेंटिलेटर्स आप एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो अमूमन जब तक परिवार वाले चाहते हैं वो वेंटिलेटर पे ही रहते हैं। तो वो वेंटिलेटर्स अभी भी अवेलेबल नहीं है ज्यादातर। और एक मशीन है, एक्मो मशीन, आपके जरिए, आपके शो के जरिए मैं लोगों तक बताना चाहती हूँ, उसकी बहुत ह्यूज डिमांड है। एक्मो मशीन जो है वो आपके एक तरह से आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग्स का काम करती है। और अगर इस सिचुएशन में जहां पे कि लंग्स का ही इशू आ रहा है ज्यादातर इस वाले वेव में, तो अगर वो मशीन लग जाती है तो इट गिव्स रेस्ट टू योर ओन लंग्स। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट नो मेडिकल पर्सन, बट मैं एक लेमैन लैंग्वेज में जो जानती हूँ, तो वो मशीन एक्यूट शॉर्टेज में, और वो बहुत लाइफ सेविंग है, विच इज लाइक वेरी एडवांस। वो हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड नंबर्स में है, मतलब
अगर मैं गिनूं तो मैं गिन के बता सकती हूँ कितनी मशीन्स हैं, और वो उसकी जरूरत जो है 1000% है। अभी भी उसके केसेस हमें आ रहे हैं जहाँ पे ECMO मशीन इज नीडेड विच कैन सेव लाइफ, और हमारे इंडिया में वो अवेलेबल नहीं हो रही है, एंड विच कॉस्ट अराउंड 42 lakhs पर मशीन। तो ये एक नया चैलेंज है कि हमें इससे सीखने की जरूरत भी है कि ऐसी चीजें हमें पहले से ही प्रिपेयर करनी चाहिए थी, और अगर नहीं कर पाए तो अब एज थिंकिंग की थर्ड वेव आएगी, सोचना इज ऑलवेज बेटर एज आई डिस्कस, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और अभी का चैलेंज जो अभी फिलहाल है, सॉरी टू कमिंग बैक गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बट जो अभी का जो चैलेंज है वो ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है एल्थ्रोप्रोमेटिक, जो 50 mg का है, वो अवेलेबल नहीं है, और वी कैन नॉट इवन इम्पोर्ट इट बिकॉज उसके जो एज ए लेमैन में मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, वो हम इंडिया के हिसाब से ही बनता है, और यहाँ ना कि हम इम्पोर्ट कर पा रहे हैं उसको, और यहाँ पर अभी उसके 5 ही जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो कर रही हैं, अभी उसको बढ़ाने में समय लगेगा, और विच इज वेरी बिग चैलेंज राइट नाउ। हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है दिन में, कम से कम नहीं तो 100 रिक्वेस्ट आती हैं अभी भी उसकी, बट वी कांट हेल्प देयर। योगिता, एक बात बताइए, आपने जिक्र किया कि थर्ड वेव की एंटिसिपेशन है, सेकेंड वेव की एंटिसिपेशन थी, पर फिर भी सरकार पर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने तैयारी नहीं करी, इंतजाम मुहैया नहीं कराए, इसकी वजह से इतने सारे लाखों लोगों की जान गई। अब थर्ड वेव को लेकर क्या आशंका है कि इसमें कुछ ऐसा चैलेंज आएगा जो अभी हम कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहे हैं, पर जब वो आएगी तब फिर से हमें पिलर टू पोस्ट भागना पड़ेगा, कभी ये मशीन के लिए कभी वो मशीन के लिए। ऐसी जानकारी कितनी जरूरी है साइंटिफिक कम्युनिटी से इस वक्त आप जैसे लोगों को, ताकि एक थर्ड वेव जो है उसको अवॉइड किया जा सके? बहुत जरूरी है, और हम सबके लिए जरूरी है, नॉट ओनली टू द एनजीओज और द एक्टिविस्ट। मुझे लगता है एक लेमैन इंसान को भी समझना बहुत जरूरी है ताकि वो प्रिकॉशंस ले सके। और ये सिर्फ हमारे मतलब इस दौरान हमने ये बात समझ ली है कि मेडिकल प्रोफेशन से ऊपर कोई नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक्स ज्यादा काम करते हैं इस समय, और हम सब टोटली उन पे डिपेंडेंट है, 100% उन पे डिपेंडेंट है। और जो टीवी से हम सुनते हैं डॉक्टर्स को, आप जैसे न्यूज चैनल्स के थ्रू या आपके माध्यम से हम सुनते हैं उनको, तो हमें तभी जानकारी मिलती है। इवन पर्सन लाइक मी ओनली गेट्स टू नो, हम टीवी पे जो सुन पाते हैं डॉक्टर्स को या गूगल कर उसकी थोड़ी सी जानकारी ले पाते हैं। तो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करती हूँ कि डॉक्टर्स भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि मुझे जो मालूम पड़ा है कि इंडिया में सेकेंड वेव को प्रिडिक्ट कर लिया गया था पिछले साल ही, और एक सेटअप भी की गई थी टास्क फोर्स, बट उस पर एक्शन नहीं लिया गया और फिर थोड़ा सा लूज एंड दे दिया गया। और अगर उसको स्टिकनेस से किया जाता तो शायद हम प्रिपेयर कर सकते थे अपने आप को। और यस, वी डिडंट नो द काइंड ऑफ चैलेंजेस, जैसे ये लंग्स पे इफेक्ट किया है और रैपिड इफेक्ट किया है। तो मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है एपिडेमिक्स को, बट एट द सेम टाइम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट कुड हैव हैंडल्ड बेटर। नाउ उनको लग रहा है कि थर्ड वेव आनी चाहिए, तो मुझे लगता है तैयारी उतनी ही पुख्ता होनी चाहिए, और इस बार कोई ढील नहीं होनी चाहिए। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट हैं, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट से बेस्ट मीडियम्स हैं, आप जैसे चैनल्स, आप जैसे लोग हैं, मतलब एक्टिवली इसको कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों तक बात जानी चाहिए ताकि वो थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। जरूरी है, बहुत जरूरी है। योगिता, आखिरी सवाल, ग्रामीण स्थिति जो है हमारे देश में अभी भी काफी गंभीर है। जो आंकड़े हम रोज पढ़ते हैं, जो रोज फ्लैश किए जाते हैं न्यूज चैनल्स पर, वो ग्रामीण स्थिति को कवर नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में ऐसे गांव के गांव हैं that have been wiped clean because of COVID-19। नदियों में और ये जो जल समाधि जहां पे दी गई है वहां पे साफ पता लग रहा है कि कितने लोग मरे हैं। ये आंकड़ों में नहीं आए हैं। गांव में लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ना ही उनके पास कोविड एप्लीकेशन है, ना ही उनके पास इंटरनेट है, और ना ही जो इंफॉर्मेशन आपके और मेरे पास है which is a weapon against COVID-19, वो उनके पास नहीं है। सोशल मीडिया। I totally agree with you. Thank you for bringing this point. मैं खुद अभी लास्ट वीक 3 दिन के एक राउंड पर गई थी मैं उत्तराखंड के विलेजेस, बिकॉज उत्तराखंड से बहुत केसेस भी आ रहे थे। मैंने वहां पे खुद देखा है, मैं खुद, हालांकि मैं एक बहुत ज्यादा डीप इंटीरियर विलेजेस में नहीं गई, बट फिर भी मैंने कम से कम 6-7 घंटे पहाड़ों में ट्रैवल करके
वहां की स्थिति जानी, वहां बहुत गंभीर स्थिति है। ब्लैक फंगस के ऋषिकेश के एक हॉस्पिटल एम्स में ही लगभग 80 केसेस थे जिस दिन मैंने वहां पर थी। उसके बाद मैं वहां पहाड़ों में ट्रेवल किया और मैंने एक एक गांव में पूछा रुक रुक कर। हालांकि कर्फ्यू का बहुत अच्छा पालन वहां हो रहा था, मेरे पास परमिशन थी, और पता किया क्योंकि मैं रिलीफ वर्क भेज रही हूँ यहाँ से, तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ कोई कोई फैसिलिटी नहीं है और ऐसा कोई ज्यादा रिलीफ भी नहीं हो पा रहा है, और वहाँ कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। मुझे अभी नागालैंड में मैंने रिलीफ वर्क भेजा, 2-3 दिन पहले की बात है। मुझे अंदाजा नहीं था जब तक मुझे फर्स्ट वहां से एसओएस नहीं आया कि नागालैंड में बढ़ गए हैं केसेस, नॉर्थ ईस्ट में स्प्रेड अब हो रहा है। जो सेकेंड वेव हमने देखी है वो वहां पर अभी शुरू हुई है, मतलब लास्ट 1 वीक 10 डेज से, विच इज वेरी स्केरी। आप ये देखिए कि इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स, और आपने राइटली मेंशन किया विलेज की स्थिति शायद मैं भी नहीं अच्छे से समझती हूँ, ये तो मैंने ये ट्रैवल किया तो मुझे समझ में आया, और जो मुझे कॉल्स आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, बट विलेजेस की स्थिति बहुत खराब है। दे डोंट हैव एक्सेस वैक्सीनेशन के लिए। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, शायद आप अगली चर्चा में करना चाहें, कि उनको तो वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं मालूम है कहाँ से उन्हें एक्सेस करना है। मतलब ये किस तरह के चैलेंजेस हैं उनके, और इसको तो गवर्नमेंट को ही एड्रेस करना पड़ेगा। मतलब हम तो माइन्यूट सा हिस्सा है, कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग सब पर पूरे नहीं पड़ सकते, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हम पहुंच पाएंगे तो 0.1% जगह पर पहुंच पाएंगे, बट गवर्नमेंट की मुझे लगता है जिम्मेदारी यहाँ पर ज्यादा है और बढ़नी चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे चैलेंजेस अगर यहाँ पर अर्बन स्टेट्स में अगर 10% है तो उनके 100% अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दे हैव देयर ओन डिफरेंट चैलेंजेस व्हिच वी नीड टू सी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा योगिता। और जो एक हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्टर फाउची ने और डॉक्टर बुलेरिया ने जिस पर जोर दिया है और जिसकी वजह से हम कोविड से बच सकते हैं, वो तभी मुमकिन है जब गांव के लोगों को भी एक तरह से वैक्सीनेशन दी जाए। बिकॉज शहरों और गांवों के ट्रैवल करते हैं वो ऑब्वियसली इस वायरस को कैरी भी करेंगे, और कल को म्यूटेशन भी होगा, तो इसकी वजह से वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। योगिता, वक्त निकालने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।